हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेगुलर करंट अफेयर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का अपन मोटिवेशन देखेंगे, फिर आज के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले मोटिवेशन देखते हैं आज का, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते बदल लो, लक्ष्य नहीं। ठीक है, कभी क्या आप देखते होंगे कि आपका जब आप लक्ष्य की तरफ जाते हैं, किसी भी आप बड़े गोल्स को आप फोकस करते हैं और उसको पाने के लिए अपने प्रयास करते हैं तो बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। कोई कहता है आप ये कर लीजिए, आप कोई कहता है ये कर लीजिए, अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ये कर लीजिए। तो रास्ते बहुत मिल जाएंगे आपको, रास्ते बदलने नहीं, अपना लक्ष्य नहीं बदलना, रास्ते आप दूसरे जाके उसी लक्ष्य पे पहुंचना है आपको। क्लियर? तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन आपका लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देखिए, विच कंट्री टेस्टेड इट फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप स्पेस रॉकेट नूरी। ठीक है, किस देश ने अभी हाल ही में अपना स्पेस रॉकेट नूरी नाम से लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश ने किया, पहली बार हो रहा है तो आपके लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? पहले हिंदी में देखिए इसको। हिंदी देखिए, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी विकसित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? ए यूएसए, बी साउथ कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रशिया। ठीक है, इनमें से किसने अभी हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया हुआ? ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ये परीक्षण सफल हुआ है कि फेल हुआ है, किसने किया है, कैसे, पूरा डिटेल में जैसे अपना डिस्कशन करते हैं वैसे डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा ये किया गया है। ये देखिए, साउथ कोरिया फर्स्ट नूरी रॉकेट फेल्स टू पुट पेलोड्स इन द ऑर्बिट, डेब्यूट स्पेस लॉन्च। ठीक है, डेब्यूट स्पेस लॉन्च था, मतलब पहली बार किया जा रहा था साउथ कोरिया के द्वारा। ठीक है, मगर ये क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, फेल टू पेलोड। ठीक है, पेलोड क्या होता है, जो सैटेलाइट्स वगैरह ये लेके जाता है, फेल हो गया। ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा ये लॉन्च किया। ये आपको दिख रहा हो, ये साउथ कोरिया का फ्लैग है और आप मैप में देखिए ये साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ये है बिल्कुल जापान, जो अपना चाइना है उसके बगल से ये नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल क्या, प्योंगयांग, और साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल क्या, सियोल। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी कौन सी बनती है, साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, साउथ कोरियन वॉन यहाँ पे करेंसी चलती है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट टाइम किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम किस कंट्री ने अपना भी रिसेंटली स्पेस टेस्ट किया है जिसका नाम नूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following institution has recently launched a new digi book named Innovation for You? ठीक है, अभी किस संस्थान ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है इनोवेशन फॉर यू। तो किसने लॉन्च करी आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में इनोवेशन फॉर यू नाम से नई डिजी पुस्तक लॉन्च की है? ए आरबीआई, बी डीआरडीओ, या सी नीति आयोग, या डी इसरो। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा अभी इनोवेशन फॉर यू नाम से एक पुस्तक लॉन्च करी है? क्या लॉन्च करी है, क्यों लॉन्च की गई है, ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे जैसे हर क्वेश्चन में अपन करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में एक नई पुस्तक लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, इनोवेशन फॉर यू। चलिए ये किस लिए है, कैसे, अपन पूरा डिस्कस करेंगे विद नीति आयोग को फोकस करके। ये देखिए, नीति आयोग लॉन्चेस डिजी बुक इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, तो इनोवेशन के किस लिए, जैसे आप देख रहे हो कि स्टार्टअप्स जितने ज्यादा आते जाते हैं। ठीक है, जैसे पेटीएम एक स्टार्टअप है, हर बायजूस एक स्टार्टअप है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या जो नए नए स्टार्टअप है और उन्होंने क्या अच्छे से जो काम किया, जिन्होंने अच्छी ग्रोथ करी है, तो उसमें उनकी मोटिवेशन स्टोरी इसमें पूरी बुक में मेंशन करी गई है। ठीक है, तो इससे क्या और ज्यादा मोटिवेशन मिले लोगों को स्टार्टअप्स को और उसको ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए, इसलिए। क्लियर? तो ये देखिए, नीति आयोग आप जानते होंगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर? तो ये बनाया गया क्या था, 1 जनवरी 2015 से ये काम कर रहा है। ठीक है, इससे पहले आप जानते होंगे एक प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, जिसे अपन क्या योजना आयोग कहते थे। ठीक है, उसको अबॉलिश किया गया 2014 में और 2015 से ये काम करने लगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा थिंक टैंक है उसका। ठीक है, ये सिफारिशें देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे क्या काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन हमेशा जो एक्स ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वो इसके पदेन अधिकारी रहते हैं, पदेन अध्यक्ष रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, इसका एक वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है, वाइस चेयरमैन। ठीक है, जो कि कौन है, राजीव कुमार जी। ठीक है, राजीव कुमार प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है। क्लियर? और दूसरे इसमें 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, मतलब ये भी पदेन अधिकारी होते हैं, परमानेंट होते हैं, मतलब जो इन पदों पे रहेगा वो इसका अपने आप अल्टीमेटली अधिकारी बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 कौन होते हैं सदस्य? ठीक है, एक पहला इसका जो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, वो पहला होता है आपका होम मिनिस्टर। ठीक है, जो भारत का गृह मंत्री है वो इसका अल्टीमेटली मेंबर बन जाता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। दूसरा भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, जो
रक्षा मंत्री है वो इसका मेंबर बन जाता है। क्लियर। तीसरा इसका जो होता है, जो भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो भी इसका सदस्य बन जाता है। और चौथा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो वित्त मंत्री है भारत का वो भी इसका मेंबर रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है। ठीक है, तो ये पूरा आपको होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट द अप्रूवल फॉर द बिगेस्ट इंडियन आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ क्या होता है और किसके द्वारा अभी तक बिगेस्ट इंडियन आईपीओ लॉन्च किया गया है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिंदी देखिए फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सबसे बड़े भारतीय आईपीओ के लिए स्वीकृति मिली है, पेटीएम, बी टाटा, या सी जोमेटो, या डी फोन पे। ठीक है, इनमें से किसको अभी सबसे बड़े इंडियन आईपीओ लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, किसके द्वारा इसे अप्रूवल दिया है, ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ए पेटीएम। ठीक है, ए पेटीएम को अभी रिसेंटली सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके द्वारा परमिशन दी है कि ये आईपीओ रिलीज कर सकता है और सबसे बड़ा आईपीओ रिलीज हो रहा है भारत का। ठीक है, ये देखिए सेबी गिव्स नोट्स टू 16.6 थाउजेंड करोड़ रुपीस पेटीएम पेमेंट बैंक आईपीओ। ठीक है, टू बी सेट इन इंडिया लार्जेस्ट। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा अभी आईपीओ रिलीज हो रहा है किसके, पेटीएम के द्वारा। अब आपके उसमें दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये आईपीओ क्या होता है। ठीक है, आईपीओ क्या चीज है ये, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसमें क्या, जैसे आप देखते होंगे शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग होने से शुरुआती ट्रेडिंग की कैसे होती है, अपना कोई भी कंपनी अपनी आईपीओ रिलीज करती है। जब आईपीओ रिलीज करती है इसके बाद फिर ये ट्रेडिंग होती रहती है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो अभी पेटीएम अभी तक आपने देखा होगा लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये कहीं भी जो शेयर मार्केट है उसमें लिस्टेड नहीं है, मगर अब जिस दिन इसका आईपीओ रिलीज हो जाएगा ये भी उस दिन से लिस्टेड हो जाएगी। क्लियर। तो आईपीओ अपन पेटीएम के बारे में देखते हैं। आप जानते होंगे इसके जो फाउंडर है, सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा जी। ठीक है, विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा 2010 में इसको फाउंड किया था, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में। क्लियर। वन और सेकंड सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, और आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि नीति आयोग के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, इनोवेशन फॉर यू। तो इन जैसे जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसी का इसमें पूरे जो इनोवेशन फॉर यू बुक थी उसमें मेंशन किया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डिड डीआरडीओ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल व्हीकल। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक्सपेंडेबल एरियल व्हीकल लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया और कहां से लॉन्च किया ये आपको देखना है। हिंदी में देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में कहां से सफलतापूर्वक उच्च गति वाले प्रयोग करने योग हवाई लक्ष्य का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ए जयपुर के राजस्थान से, बी अंडमान आइलैंड से, सी काजा हिमाचल प्रदेश से, या डी चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, कहां से सबसे ज्यादा एक्सपेंडेबल एयर रॉकेट अभी लॉन्च किया डीआरडीओ ने। ठीक है, चलिए अपन पूरे डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के बारे में। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा जहां पे डीआरडीओ की टेस्टिंग फैसिलिटी है, टेस्टिंग रेंज है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर। तो चलिए इसको अपन ये देखिए, इसका पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर रॉकेट अभ्यास। ठीक है, ये देखिए एक्सपेंडेबल रॉकेट है, मतलब इसका अपन दोबारा से इसको रीलॉन्च कर सकते हैं। क्लियर। तो डीआरडीओ के बारे में देखिए, डीआरडीओ 1958 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, और इसका बजट भी काफी अच्छा है, और इंडिया इसकी जुडिक्शन है। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया के लिए बनाता है। ठीक है, डीआरडीओ का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी अपने हथियार डिफेंस से रिलेटेड हैं, रक्षा से डेवलपमेंट या रिसर्च होती है, वो कौन करता है, अपना डीआरडीओ करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डीआरडीओ से रिलेटेड ही कब फाउंड किया गया था, इसे 1958 में इसको फाउंड किया गया था। क्लियर। और इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पे, उड़ीसा के चांदीपुर में। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन हैज रिसेंटली सेट अप अ स्पेशल ट्रस्ट फंड फॉर विच कंट्री। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा भी एक ट्रस्ट फंड डेवलप किया, तो किस कंट्री के द्वारा, यूएन के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, ट्रस्ट फंड क्या होता है ये सब अपन पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर। हिंदी में देखिए इसका, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड स्थापित किया है। ठीक है, ए सूडान के लिए, बी पाकिस्तान के लिए, या सी अफगानिस्तान के लिए, या डी इथोपिया के। तो इनमें से किसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया अपन अभी पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए आप अपना आंसर टिक करिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के लिए में यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में एक अपना ट्रस्ट फंड बनाया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब से वहां पे तालिबान का शासन आया है, तालिबान गवर्नमेंट वहां पे टेक ओवर किया है, तो वहां की जो सिटीजन्स है, वहां की जो पब्लिक है, उसको बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो इसी को मध्य ध्यान रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए यूएन ने उनके लिए एक अलग से ट्रस्ट फंड बना दिया है। ट्रस्ट फंड बनाने से ये होगा कि बाकी जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, जो भी मानवीय समस्या वहां पे चल रही है, उसका एड्रेस किया जा सके, उनका निवारण किया जा सके। क्लियर? तो ये देखिए, यूएन सेट अप स्पेशल ट्रस्ट फंड फॉर पीपल्स इकोनॉमी इन अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए ये कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आजकल आप ये देख रहे होंगे अफगानिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए, ये अफगानिस्तान है। क्लियर? इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज में है। तो पूछा जा सकता है आपसे वनडे एग्जाम में कि कौन सी कंट्री अफगानिस्तान को टच करती है और कौन सी अफगानिस्तान को टच नहीं करती। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाए। तो सबसे पहले याद रखिए, तजाकिस्तान इसको टच करती है। ठीक है, तजाकिस्तान से इसका बॉर्डर है, उज्बेकिस्तान से इसका बॉर्डर है, तुर्कमेनिस्तान से इसका बॉर्डर है, ईरान से इसका बॉर्डर है, पाकिस्तान से बॉर्डर है, इंक्लूडिंग इंडिया के पीओके में भी यहां पे ये बॉर्डर टच करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। रीजेंटली विच कंट्री हाइपरसोनिक ग्लिड मिसाइल टेस्ट फेल? ठीक है, किसका भी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है वो टेस्ट फेल हो गया। अब ग्लाइड मिसाइल क्या होता है अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसका फेल हुआ है, किसका सक्सेसफुल हुआ है, अपन ये अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसका हिंदी देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किन देशों का हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल परीक्षण विफल रहा? ठीक है, किस देश का रहा? तो ए हंगरी का, बी यूएसए का, सी इक्वाडोर का, या डी श्रीलंका का। ठीक है, किसने अभी हाल ही में अपना ग्लाइड मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल टेस्ट किया और वो टेस्ट क्या रहा? फेल हो गया है। तो आपको बताना है किस कंट्री के द्वारा। ए हंगरी, बी यूएसए, सी इक्वाडोर, या डी श्रीलंका। ग्लाइड मिसाइल क्या होता है अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये कैसे एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, ये भी अपन पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी यूएसए। ठीक है, यूएसए के द्वारा भी हाल ही में क्या हुआ, एक ग्लाइड हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया था, वो विफल हो गया। ग्लाइड मिसाइल क्या होता है पहले आप ये इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। ये देखिए लेटेस्ट यूएस हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट फेल अमिड चाइनीज मिसाइल कंसर्न। ठीक है, अभी क्या हुआ, हाल ही में क्या हुआ, चाइना ने भी अपनी ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया था। वैसे आप जानते होंगे जो मिसाइल्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। ठीक है, मिसाइल एक तो आपने सुना होगा, एक होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है, दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, जो क्रूज मिसाइल आप जानते होंगे वो थोड़ा सा वर्टिकल जाती है, फिर पूरा अपना हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करती है, ये होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये क्रूज होती है। मगर बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखी है, ये क्या एक मिसाइल है, ये क्या करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। ठीक है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो क्रूज है और ये बैलिस्टिक है, मगर इन दोनों से जो डिफरेंस, एक नई टाइप की मिसाइल आ गई जिसे ग्लाइड मिसाइल कहते हैं। ये क्या जाती है, ऊपर तो जाती है, फिर स्पेस में कहीं खो जाती है। ठीक है, स्पेस में ये काफी देर तक रोटेट करती है और फिर अल्टीमेटली जहां पे इसका टारगेट सेट किया जाता है वहां पे जाके ये ऑटोमेटिकली हिट कर जाती है और इसको रडार पकड़ नहीं पाती, क्योंकि ये तो ना लैंड पे जा रही है ना स्पेस में, बिल्कुल स्पेस में ऊपर ही चली जाती है। ठीक है, तो इसको रडार से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना ने भी अभी ये ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया और ये भी फेल हो गया था, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर गिरा था ये। मगर इसी की वजह से हाइपरसोनिक, ये अब बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप कर ली है जिसे यूएस भी नहीं पकड़ पाया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कंसर्न है। तो इसी को काउंटर करने के लिए यूएस ने भी अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया, मगर ये उनका भी फेल हो गया। क्लियर? तो देखिए डिफेंस में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी साउथ कोरिया ने अपनी सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपने देखा, साउथ कोरिया ने अपना पहला स्पेस लॉन्च किया। ठीक है, दूसरा आप डीआरडीओ ने अपना इनोवेशन, ये सारे आप जो देख रहे हो कंटिन्यूसली एक्सपेंडेबल रॉकेट लॉन्च किया। तो डिफेंस में बहुत ज्यादा रेस चल रही है, आर्म रेस चल रही है, तो ये अपनी जो पीस है उसके लिए काफी ज्यादा खतरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। रिसेंटली विच कंट्री इंडक्टेड चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड HQ-9? ठीक है, ये भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड काफी ज्यादा करंट अफेयर में क्वेश्चन है आज। हाल ही में किस देश ने HQ नामक चीनी वायु रक्षा प्रणाली को शामिल किया है? ठीक है, अपने किसने अपनी आर्मी के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए जो चाइना के द्वारा बनाया गया HQ-9 नामक जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको अपने में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी टर्की, सी माली, या डी जॉर्डन। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा अभी हाल ही में जो चाइना के द्वारा HQ-9 नामक रक्षा प्रणाली है या डिफेंस सिस्टम है उसको अपने मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया है? ठीक है, तो एज यूजुअल जो भी आप जानते होंगे पाकिस्तान और चाइना का तो बिल्कुल एक वो ही रहते हैं। ठीक है, इन दोनों का काफी ज्यादा गठबंधन रहता है। तो इसी ने पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो चाइना के द्वारा इसको बनाया गया, और चाइना का ये सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, चाइना का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे ही क्या कर लिया, इसे ही इंक्लूड कर लिया है किसने, पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस में। ठीक है, इसे इंप्लॉय कर दिया और ये कहां पे इंप्लॉय कर रहा है, अपने LOC पे, मतलब इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहीं पे इसने इसको एम्प्लॉय कर दिया। ठीक है, ताकि क्या हो, इसको इंडिया को दिखाया जा सके कि ये देखिए कि हम भी डिफेंस में पीछे नहीं है। ये देखिए, पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस यूनिट हैज रिसेंटली इंडक्टेड अ वेरिएंट ऑफ द चाइनीज मेड HQ-9।
ठीक है। तो सरफेस टू एयर है, मतलब सरफेस से लेके एयर में आपको ये हमला करता है। ये चाइना के द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो इससे वो कुछ नहीं है, मगर ये देखिए कहां पे कर रहा है, मोस्ट लाइकली टू बी डिप्लॉयड अलोंग द एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये डिप्लॉय करना चाह रहा है, ठीक है। और क्योंकि चाइना ने भी इसे एलएसी के पास में कर रखा है, ठीक है। एलएसी की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर है वो एलएसी है, और जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वो एलओसी है। तो दोनों लोग इंडिया को दिखाने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। तो 2021 का जो वर्ल्ड पोलियो डे हुआ, पोलियो क्या है आप जानते हैं, काफी ज्यादा गंभीर बीमारी रहती है ये, ठीक है। तो ये क्या है अपन पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसके अवेयरनेस के लिए एक दिवस रखा गया विश्व में, तो वो कब मनाया जाता है आपको ये बताना, ठीक है। हिंदी में देखिए, 2021 विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है, ए एंड पोलियो, बी फाइट पोलियो, सी पोलियो एंड वी, और डी वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, ठीक है। तो इनमें से क्या इस बार की जो थीम रही है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके वन डे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इस बार की जो पोलियो था या कोई अदर डे था, एनवायरमेंट डे था, उसकी थीम क्या रही थी। तो ऐसे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर इसका है वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, ठीक है। तो ये तो इसका मेन था, इसके अंदर और भी था थोड़ा, मगर आपके लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, डिलीवरी ऑफ अवर प्रॉमिस टू फॉर पोलियो फ्री वर्ल्ड, ठीक है। तो पोलियो फ्री वर्ल्ड बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो अभी पोलियो आप जानते होंगे, पोलियो बहुत ज्यादा फेटल डिजीज है। ये देखिए कैसे इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज हो जाती है बंदों को, जिसको भी ये हो जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है, 2001 कब मनाया जाता है, ये हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, ठीक है। तो रोटरी फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। तो आपको याद रखना है, हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 9 क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज एबल टू रीच द नेट जीरो एमिशन बाय 2060, ठीक है। तो किस देश ने अभी हाल ही में कहा है कि वो 2060 तक नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। नेट न्यूट्रल क्या होता है ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए इसका हिंदी देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेट न्यूट्रल क्या होता है और किस कंट्री ने कहा, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए हिंदी में देखिए, किस देश ने 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। ए यूएसए, बी यूके, यूनाइटेड किंगडम, सी सऊदी अरेबिया, या डी यूएई। तो इनमें से किसने अभी लक्ष्य तय करा है कि 2060 तक वो नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, या फिर शुद्ध शून्य उत्सर्जक, मतलब उनकी तरफ से जो पोल्यूशन रिलीज किया जाता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और न्यूट्रलिटी में क्या अंतर है अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के द्वारा हाल ही में बोला गया है कि वो 2060 तक पूरी तरीके से नेट जीरो इमिशन की तरफ पहुंच जाएंगे, मतलब उनके यहाँ से जो भी धुआं निकल रहा है, जो भी इमिशंस निकल रहे हैं, पोल्यूशन निकल रहे हैं, उसको वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सऊदी अरेबिया कमिट्स टू नेट जीरो इमिशन बाय 2060, मतलब 2060 तक वो पूरी तरीके से इमिशन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं होता एंड, ठीक है। एंड अलग चीज होता है कि मतलब क्या इमिशन एक बंद, मतलब ऐसा तो कहीं भी पूरी दुनिया में कभी हो नहीं सकता कि वहां से क्या जो भी कार्बन का उत्सर्जन है वो बंद हो जाए, उत्सर्जन तो बंद हो ही नहीं सकता, ठीक है। उत्सर्जन तो होता रहेगा, मतलब नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जितना वो उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही वो अवशोषित भी कर लेंगे, मतलब उतना ही वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रलिटी होगी। न्यूट्रलिटी तो तभी होती है ना जब कुछ चीज पॉजिटिव और कुछ चीज नेगेटिव हो, तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब जितना ये प्रदूषण करेंगे उतना ही इसको अवशोषित भी कर लेंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए सऊदी अरेबिया का ये मैप है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किस किस कंट्री से टच करता है, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, यहाँ पे यमन और ओमान, ठीक है। इसकी ये सऊदी अरेबिया है, क्लियर। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंसर्निंग क्वेश्चन भी है इंडिया के लिए, ठीक है, चिंताजनक क्वेश्चन है। विच कंट्री पास न्यू लैंड बॉर्डर लॉ विथ इंडिया, ठीक है। हाल ही में किस कंट्री के द्वारा भारत के साथ सीमा जो विवाद था उसको कहा गया है कि हम सुलझा लेंगे, और उसके लिए उन्होंने अपनी संसद में, अपने पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है किसने किया है ये, ठीक है। इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग वो भी है ये। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ नया भूमि सीमा कानून पारित किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए भूटान, बी चाइना, सी श्रीलंका, या डी पाकिस्तान, ठीक है। तो इनमें से किस देश ने कहा है कि हम अब अपने जो बॉर्डर है उसको उसकी सोवरेनिटी या उसकी संप्रभुता जो है देश की वो बनाए रखेंगे, इसलिए अपनी संसद में उन्होंने कानून ला दिया, ठीक है। तो अब बनाने के लिए मतलब उनको लीगली बाइंडिंग हो जाएंगे कि उनको अपनी सोवरेनिटी बनाए रखनी है, ठीक है। तो अब क्या है अपन पूरा डिस्कस करेंगे, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ए भूटान, बी चाइना,
सी श्रीलंका या डी पाकिस्तान। ठीक है, तो कौन कह रहा है कि अब हम भूमि अपनी सुरक्षित रखेंगे, जो अपनी इंटीग्रिटी है, सोवेनिटी है, उसको बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाइना। ठीक है, चाइना ने अभी कहा है कि चाइना ने अपनी उसमें पास कर दिया। ठीक है, देखिए चाइना पासेस न्यू लैंड बॉर्डर लॉ एमिड मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद इंडिया। ठीक है, आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी मतलब टेंशन और बढ़ जाए, मतलब चाइना को ये नहीं टेंशन खत्म करना है, टेंशन और बढ़ जाए, तो उसने अपनी संसद में ही कानून पास कर दिया है। ठीक है, कानून पास करने से क्या होगा, अब उनको मतलब ये बात हो जाएंगे। अब लॉ जानते हैं लॉ क्या होता है? ठीक है, लॉ तो यही होता है ना, कोई भी कानून बन जाता है, आप बाध्य हो जाते हैं उसको फॉलो करना। मतलब अब उनकी एक टाइप से मिलिट्री बाध्य हो जाएगी कि उसकी जो सोवेनिटी है, मतलब जो भी डिस्प्यूटेड एरिया, ये देखिए इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया क्या है, ये अक्साई चीन वाला एरिया डिस्प्यूटेड है, जो उत्तराखंड में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, आप ये जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। तो जितना भी ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, मतलब 14 कंट्रियों के साथ चाइना का बॉर्डर है, उसमें 18 कंट्रियों के साथ वो विवाद में है, मतलब जो उसके साथ मार्टाइम बॉर्डर भी है, जिसका समुद्री सीमा है, उसके साथ भी वो विवाद में रहता है। ठीक है, तो इतनी सालों के साथ वो है, तो इसने कहा कि हम अपने लैंड बॉर्डर को सिक्योर करेंगे। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर सिक्योर करेंगे मतलब अब आर्मी कंपलसरी हो जाएगा कि आर्मी को अपनी सोवेनिटी बना के रखना है, संप्रभुता को बना के रखना है। ठीक है, तो ये काफी कंसर्निंग थिंग है, क्योंकि अब तो ज्यादा जो स्टैंड ऑफ है, पैसे ही इतना ज्यादा वो एक्सट्रीम होता जा रहा था, और ज्यादा एक्सट्रीम ना हो। क्लियर? तो होप आपको सेशन पसंद आया होगा। दिस इज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।